Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive series of videos covering the topic of atoms and physics for Class 12 students. This video series is designed to help students prepare for their board exams, as well as competitive exams such as IIT JEE, NEET, and CET. The tutorials delve into key concepts related to atoms, including subatomic particles, atomic structure, and electronic configuration. With a focus on providing in-depth explanations and problem-solving strategies, these videos aim to ignite students' minds and instill a deeper understanding of the subject. Whether students are looking to solidify their foundation in physics or aiming for top scores in competitive exams, these tutorials offer valuable insights and guidance. By breaking down complex topics into easy-to-understand segments, Ignited Minds Tutorials empowers students to grasp the nuances of atomic physics and unleash their full potential. The videos not only aid in exam preparation but also foster a genuine appreciation for the wonders of the atomic world. Overall, the Atoms and Physics video series by Ignited Minds Tutorials is a valuable resource for students seeking to enhance their knowledge and achieve academic success in the field of physics. स्टार्ट करेंगे। एटम्स एंड न्यूक्ली बेसिकली आपका स्टेट बोर्ड में कंबाइंड चैप्टर है। सीबीएसई में एटम्स का एक चैप्टर है, न्यूक्ली का एक चैप्टर है, ठीक है। सो दिस विल बी द सेकंड लास्ट चैप्टर दैट इज लेफ्ट फॉर सीबीएसई। अदरवाइज एक ही चैप्टर है बेसिकली, एटॉमिक मॉडल्स। तो हमने देखे भाई साहब, एटॉमिक मॉडल एक ऐसा चीज था जो बार बार आया है हमारा, ठीक है। हम क्या क्या चीजों को जानते हैं, देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब फिजिक्स में। मेरे नहीं है, तेरे हैं तो सवार भाई साहब, क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़े हुए हैं। सीरियस क्यों हो जा रहा है, मजाक कर रहा हूं, आराम से भाई साहब, कंगी वंगी लेके सवार हो भाई साहब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाता है भाई साहब, आपका ईएम वेव्स जो होते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका लाइट वेव भी आ जाता है, कॉस्मिक वेव आ जाता है, रेडियो वेव्स आ जाते हैं, तमाम वेव्स आ जाते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये किसका इफेक्ट है, इट इज द इफेक्ट ऑफ वेव पैटर्न, ठीक है। और स्कैटरिंग भाई साहब, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, दीज आर थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। These are chapters and topics which we have already covered so far, ठीक है। Dual nature of matter and radiation कल आपका खत्म हो गया है। Now we are talking about atomic models, ठीक है। ओके, तो ये जो एटॉमिक मॉडल्स है इसमें बहुत प्रयास हुए हैं और बहुत बार सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। देखो आज जो हम तुमने 10th तक पढ़ा हुआ था, एटम क्या है भाई साहब, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ने घर बना रखा है और इसके आजू बाजू भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कैपेसिटी के साथ। फिर जब तुम 11th में आए, तुमको बोला कि तुमको तो हमने डैश बनाया, ये था ही नहीं, ठीक है। हमारा तो भाई साहब क्या था, ऐसे ऐसे भाई साहब क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स में मूव कर रहे हैं भाई साहब एटम, एसपीडीएफ होता है, ठीक है। तो पहले आप एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे समझ लो सोडियम का है, वो क्या लिखते थे, बड़ी सिंपल भारी भाषा में, आप 281 लिखते थे। अभी भाई साहब 1s², फिर 2s², फिर 2 पता नहीं क्या क्या सब, ठीक है। तो इसका मतलब जो तुमको 10th तक पढ़ाया गया, तुमको डैश बनाया गया, ठीक है। तो तुम जब 11th में आए तो ये सब गड़बड़ हो गया भाई साहब, ठीक है। ये क्या हो गया, किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ हम भी गधे भेड़ बकरियों की तरह जैसे हैं, यहाँ हाँका तो इस रोड में मुड़ गए, इधर हाँका तो इस रोड में मुड़ गए। तो क्यों पढ़ाया था ऐसा, किसी ने पूछा नहीं। प्रिंसिपल से क्वेश्चन करना चाहिए था भाई साहब, क्या करिकुलम है, मतलब डैश समझते क्या हमको, पूछना चाहिए तुमको भाई साहब, 281 से ऐसे कैसे आया, ये कहाँ और ये कहाँ भाई साहब। खैर, तो हमको मालूम है कि ये है और ये नहीं है, ठीक है। बट ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है, उसको अपन स्टेजेस में ही पढ़ा सकते हैं। एक जैसे अगर आप बोलोगे कि भाई साहब एक बच्चा है जो ABCD सीख रहा है, तो उसको अगर मैं बोलूं कैट लिखो तो वो CAT ही लिखेगा, ऐसा CAT लिखेगा ना, उसको CAT लिखने में काफी टाइम जाएगा, ठीक है। ये जो भाई साहब उसके लोअर केस के अल्फाबेट्स हैं, इसको ही उसको सीखने में 1-1.5 साल लग जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द ट्रांजिशन। इज इट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट, वी नो इट इज नॉट, हाउएवर स्पेलिंग वाइज इट इज करेक्ट, ठीक है। इसमें कुछ तो करेक्ट है, इसमें कुछ तो करेक्ट है। चलो इतना तो सिखा दें हम उसको अभी फिलहाल, स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन के बाद भाई साहब ये सिखा दें, उसके बाद हम जब उसको स्मॉलर अल्फाबेट सिखाएंगे तो ये सिखाएंगे भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर? सो दिस इज द स्टेज। इट डजंट मीन दैट यू हैव बीन टॉट समथिंग रॉन्ग, it means that as per your brain capacity you have been upgraded of a version of atom। ये है हकीकत, ठीक है। आपको भाई साहब इस लेवल का सिखाया गया था, एक्चुअली ये लेवल है, तो इस लेवल से इस लेवल में आने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और कोर्स करिकुलम इतना वास्ट नहीं है कि आपको ये इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। क्लियर है? तो इसीलिए हमारा ये है, तो इसीलिए आप देखो कि भाई साहब तमाम एटॉमिक मॉडल्स हुए थे
और सारों को हम क्यों पढ़ते हैं? सारों को हम इसलिए पढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें फेलियर हुआ, जिसकी वजह से हम इसमें आए। इसमें फेलियर क्या हो गया भाई साहब? बोर्स मॉडल फेल हुआ, तो हमारा भाई साहब हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तमाम चीजें आई। फिर जब हमने देखा कि भाई साहब क्लाउड फॉर्मेट में ये मूव कर रहे हैं, तो हम किसी चीज को सर्टेन तरीके से नहीं बोल सकते कि वो यहाँ पे ही होगा। वी कैन नॉट बेसिकली प्रिडिक्ट, ठीक है। तो हमारा हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसके बाद हमने क्लाउड मॉडल ऑफ एटम पर गए, ठीक है। ओके, सो डाल्टन का जो सक्सेस था, देखो डाल्टन भाई साहब ने एक दिन उनको सुबह नींद खुली और उन्होंने बोला सब कुछ एटम से बना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्योंकि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, लेकिन सोचते 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 इस कंक्लूजन पे वो अराइव हुए कि क्या लिविंग और क्या ही नॉन लिविंग सारी चीज एटम से बनी हुई है, जो आज भी सत्य है, ठीक है, आज भी सत्य है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोलने की कोशिश की वो सब मनगढ़ंत था, उसका 90% खारिज हो चुका है, लेकिन 10% अभी भी है कि सब यूनिक एलिमेंट्स हैं और सब यूनिक एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, ये अभी भी सत्य है। लेकिन इनके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ये भाई साहब देज आर जस्ट बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये सब बेकार थे, क्योंकि इनके बाद भी हमको सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन्होंने बोला कि इससे ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, आप एटम को भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक भाई साहब का फेलियर दूसरे भाई साहब का सक्सेस बन गया। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आ गया, जिसमें उन्होंने बोला कि प्लस माइनस चार्ज से बना हुआ है। फिर भाई साहब आया आपका रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो आपके भाई साहब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो डाल्टन भाई साहब अपने आप में एक जीनियस थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ विदेशी साइंटिस्ट लोगों ने ही ये सारे कारनामे किए थे। हम इंडियन साइंटिस्ट ने भी बहुत झंडे गाड़े थे। हाँ, हम रिकग्नाइज नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज या मीडियम हमने चूज किया था वो इंग्लिश नहीं था, ठीक है। जो मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन था या जो मीडियम था हमारा, वो बेसिकली संस्कृत था। तो परमाणु, एटम इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट एटम्स एंड एम्प्टी स्पेसेस, एवरीथिंग एल्स इज ओपिनियन, ठीक है। ऐसा डेमोक्रेटस ने बोला था, ग्रीक फिलोसोफर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। परमाणु, आपने नाम सुना होगा, ये परमाणु मतलब एटम होता है, ठीक है। हमारे शास्त्रों में ये था, व्हेन वी डिवाइडेड मैटर इनटू टाइनियर पार्टिकल्स अल्टीमेटली वी रीच अ स्टेज व्हेन मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड दैट इज कॉल्ड परमाणु और एटम, ठीक है। ये हमारा भाई साहब महर्षि कर्ण ने इसको 500 बीसी में, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से भी 500 साल पहले ये प्रोपोगेट कर दिया था, ठीक है। Democritus stated that matter consists of invisible particles called atoms and void, that is space, ठीक है। तो मैटर भाई साहब बोला इन्होंने कि ये आपके इनविजिबल पार्टिकल्स हैं जो एटम से बने हैं और वॉइड से बने। व्हाट आर वॉइड्स? सॉलिड स्टेट तो आपने पढ़ा नहीं, आपके जीवन से ये माइनस हो चुका है। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा हुआ, तो सॉलिड स्टेट मतलब वेकेंट स्पेसेस होते हैं एटम में। तो ये एटम्स में जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। दीज आर नोन एज वॉइड्स। एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम्स को हम अभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, और अनचेंजेबल। आयरन का आप भाई साहब टिन नहीं बना सकते, ठीक है, या टिन का आप भाई साहब कॉपर नहीं बना सकते। अलॉय बना सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं, बट बेसिक एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आज भी सत्य है, ठीक है। एटम्स आर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। ये ऐसा बेकार सा फोटो क्यों दिया है, इसको मारा मारी कर रहा है ऐसा, मुझे नाकों लाल हो गया ऐसा, ठीक है। एटम्स आर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट, ठीक है, मीनिंग दे हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गलत है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ऑल मैटर, तो अभी आए इसके बाद डाल्टन। तो डाल्टन भी भाई साहब कोई ऐसे, मतलब साइंटिस्ट की कम्युनिटी में अच्छा साइंटिस्ट वो हो सकता है जो अच्छा चोर हो। कल हमने देखा भाई साहब डी ब्रोगाइल ने कैसे दो इक्वेशन को कंबाइन करके भाई साहब अपनी हाइपोथेसिस डाली, ठीक है। इसके पहले किसी की नजर गई नहीं कि दोनों इक्वेशन तो एनर्जी रिलेटेड है, तो काहे हम दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने भाई साहब, अच्छा ये हो गया डी ब्रोगाइल वेवलेंथ, लो भाई साहब, ठीक है। तो डी ब्रोगाइल वेवलेंथ अभी इन्होंने कैलकुलेट किया, एक क्रिटिकल बॉल को छोड़ो या आप भाई साहब एक एटम की बात करो, वेवलेंथ आपके इसी तरह से कैलकुलेट होते हैं। कहीं पे हम वेवलेंथ की वैल्यू इतनी कम आती है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अदरवाइज अ क्रिकेट बॉल और अ फुटबॉल विच आर higher masses, when they are projected they are also having a wave motion, however the wavelength is so less कि भाई साहब -34 10⁻⁻34 35 में जाएगा ये वेवलेंथ, तो इसीलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं भाई साहब डाल्टन, ठीक है। इन्होंने भी इसके पहले काफी सारी बातें हो चुकी थी। 500 बीसी मतलब डाल्टन आए 1800, मतलब लगभग 2300 साल पहले एटम की चर्चा, ये परमाणु की चर्चा चालू हो चुकी है कि नहीं भाई। 1800 है और 500 बीसी मतलब उधर का 500 इधर का 1800 ऐड करो,
कितना हो गया 2300। डेट समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई ऐसा होता है ये, इसके ये आपका एनोडोमनी है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और इधर भाई साहब आपका 1 -1 -2 ऐसा BC 500 BC, तो इधर के 500 साल और इधर के 1800 साल, 2300 साल पहले भाई साहब परमाणु की बातें हो गई थी। तो यस, ये तो इम्प्रिंट था, थोड़ा बहुत इन्होंने तहकीकात करके, क्योंकि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ये भाई साहब एक he was one royal fellow who said that all matter is made up of very tiny particles known as atoms, ठीक है। atoms are indivisible particles जो आग भी सकते हैं, ठीक है, that cannot be created or destroyed in a chemical reaction, ना ही भाई साहब हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट ए, ये हो गया भाई साहब एलिमेंट बी, इससे बनता है आपका कंपाउंड सी, ठीक है। नो न्यू एटम इज फॉर्म, तो कोई नया एटम नहीं फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाल लो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है आपका क्या, वाटर, H2O, ठीक है। सो नो न्यू एटम इज फॉर्म, नो एटम इज डिस्ट्रॉयड, कोई नया एटम नहीं फॉर्म हो रहा है और कोई भी एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं भाई साहब, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी एटम होते हैं एक एलिमेंट के, ऑक्सीजन के एटम हो गए, मैग्नीशियम के एटम हो गए, तो मैग्नीशियम के सारे एटम्स क्या होंगे भाई साहब, दे विल बी आइडेंटिकल इन मास, सबका मास सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एक मैग्नीशियम एटम का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगा, दूसरे मैग्नीशियम एटम का भी वही रिएक्शन, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मैग्नीशियम एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वो नहीं रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। ऑल मैग्नीशियम एटम्स विल हैव द सेम रिएक्शन विद ऑक्सीजन, all magnesium atoms will have the same reaction with water or any acid. So atoms of any particular element will have the same chemical properties, ठीक है। इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। मास से हम चालू करते हैं, उस टाइम पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो हमने उसको नजरअंदाज करते हुए डाल्टन भाई साहब ने बोला कि सबका मास सेम होगा और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो एलिमेंट वन है भाई साहब, यहाँ पे समझ लो, ठीक है, मास ऑफ एटम ए इज इक्वल टू मास ऑफ एटम बी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, तो यहाँ पे मास ऑफ एटम ए, अगर समझ लो एक ही एलिमेंट है, हाँ, तो यहाँ पे बी क्यों माना है वैसे, मास ऑफ एटम ए इज इक्वल टू मास ऑफ एटम ए। तो ये आपका एक एलिमेंट वन है, जहाँ पे एक एटम आपने यहाँ से उठाया, एक एटम आपने यहाँ से उठाया, लेट्स से, हाँ चलो ऐसे किया रहेगा, एक एटम का नाम दे दिया आपने ए, एक एटम का नाम दे दिया आपने बी, लेकिन क्योंकि ये दोनों भी एटम्स आपके सेम एलिमेंट वन को बिलोंग करते हैं, सो मास ऑफ एटम ए शुड बी इक्वल टू मास ऑफ एटम बी, ठीक है। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये है एलिमेंट ए, ये है एलिमेंट बी, तो इनका भाई साहब मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी अलग अलग होंगे, ठीक है। यहाँ पे मासेस भी सेम, यहाँ पे मासेस भी सेम और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, यहाँ पे भाई साहब मास सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनके मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों भी भाई साहब अलग अलग होंगे, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट मासेस एज वेल एज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी ये क्या बना रहा है भाई साहब, आपका एलिमेंट सी, ठीक है। टू एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, वन एटम ऑफ एलिमेंट ए, तो आपका ये एलिमेंट ए हो गया और एलिमेंट बी हो गया, ये बना रहा है क्या, एलिमेंट सी। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। तो कितने एटम्स हैं, दैट इज बेसिकली कांस्टेंट, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी को कंबाइन करके आपने क्या बनाया है, एलिमेंट सी। एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound, कितने atoms हैं वो constant है, okay। An atom consists of positively charged sphere with electrons embedded in it, अभी हम देखो यहाँ पे किसकी, यहाँ तक अपना डाल्टन का एटॉमिक मॉडल चल रहा है, ठीक है, सब ख्याली पुलाव है, ठीक है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने कोई अपना एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था, इन्होंने बताया कि भाई साहब एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग वेट्स और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के आते हैं, अगर एटम सेम एलिमेंट का होगा तो उसका वेट
और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों भी सेम हो जाए। कल विघ्नेश आया था, नहीं आया था ना? ओके। परसों आया था, नहीं आया था? परसों आया था, ओके। हाँ, एटम्स, तू कहाँ आया था परसों? बीच में एक दिन गुल था, कल नहीं आया था, ओके। एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो एटम्स भाई साहब कंबाइन करते हैं एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, जैसे स्मॉल होल नंबर रेशियो, जैसे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, किस रेशियो में ये कंबाइन करेंगे कि बनाए H2O, तो 2H2 प्लस O2 ये बन जाएगा आपका 2H2O। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये भाई साहब कांस्टेंट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अरे भाई साहब ओके बोला ना। An atom consists of positively charged sphere with electrons embedded in it। तो आपका एटम क्या होता है भाई साहब? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब एम्बेडेड होते हैं। एन एटम, तो ये थॉमसन ने बोला। अभी तक जो डाल्टन बातें कर रहे थे जिस एटम की, उसमें चार्जेस नहीं थे, लेकिन थॉमसन को चार्जेस दिखे भाई साहब, ठीक है, कि एटम कैसे चार्ज हो गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब इसमें चार्जेस तो हैं, लेकिन चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने बोला जैसे भाई साहब आप तरबूज को काटेंगे, तरबूज ही बोलते हैं ना इसको, वाटरमेलन को काटेंगे भाई साहब, तो उसमें जो सीड्स हैं वो भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स, और जो भाई साहब आपका रेडिश पार्ट है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो एटम मतलब वाटरमेलन नहीं होता है, लेकिन एटम को हम वाटरमेलन के मॉडल से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो वाटरमेलन का मॉडल जैसे होता है, जब आप उसको काटते हैं तो बीच का जो रेडिश पोर्शन है और एक ब्लैक सीड्स का पोर्शन है, तो रेडिश पोर्शन भाई साहब क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज, और ब्लैक सीड्स का पोर्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे ये क्या होगा? वो जो होगा वो होगा, आपको क्या मालूम, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज भाई साहब ये वाटरमेलन है, इसके अंदर का पोर्शन हम कंसर्न है, दिस इज बेसिकली एटम, ठीक है। एक एटम को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। पुडिंग खाया है कभी? क्या होता है? मुझे भी नहीं मालूम। ओके, भाई साहब कैरामल अरामल, खीर बोलते हैं हम भाई साहब अपनी देशी भाषा में, ठीक है। पूरे विलायती भाई साहब एकदम। ओके, तो यहाँ पे भाई साहब विलायती लोग पुडिंग बोलते हैं, हम खीर बोल देंगे भाई साहब। खीर में अगर किशमिश ऊपर से डाल दिया है आपने, तो ये जो क्या बोलते हैं किशमिश को, मनुका। भाई साहब देखो मराठी आती है हमको। ओके, तो ये जो किशमिश आपने डाल दिया है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दिस विल बी इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका भाई साहब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कहीं कहीं पे हम इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, कुछ नहीं है, खीर ही है भाई साहब आपका, खीर के ऊपर आपने ऐसा, तो वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। थॉमसन भाई साहब ने बोला कि एटम इज एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। प्रॉब्लम इनके मॉडल में क्या है कि कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को छुआओगे तो क्या हो जाएगा? ना पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। दोनों को आपको अगर रखना है तो अलग रखना पड़ेगा। यहाँ तो आप दोनों को मिला रहे हो, उल्टा बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब तैर रहे हैं, ठीक है। किसमें भाई साहब? इस रेड में तैर रहे हैं भाई साहब, तो ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि दोनों इतने क्लोज आ जाएगी। कौन, अगर ऐसा होता है तो जीरो हो जाएगा ना भाई साहब, +2 - 2 जीरो, ठीक है। तो ये इनका एक खामी रह गया। वो चार्जेस को तो देखो हर एक जो स्टडी हुई है ना, वो एक स्टेपिंग स्टोन था, धीरे 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 हम स्टेप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा स्टडी हुई भाई साहब प्रेशर में, कब? जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था भाई साहब। हिटलर जैसे लोगों ने इन साइंटिस्ट की कटपट्टी पे बंदूक रखा और बोला कि भाई साहब मेरे को न्यूक्लियर बॉम्ब बना कर दो। और न्यूक्लियर बॉम्ब की स्टडी करने के लिए आपको एटम्स को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका में भी यही हुआ, जापान में भी यही हुआ, जितने भी लोग उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबके कनपट्टी पे साइंटिस्ट की बंदूक थी भाई साहब, सब तलवार पे थे, तलवार की नोक पे थे भाई साहब सबके सब। काम करो या मरो, ठीक है। तो झक मार के भाई साहब ये सारी डिस्कवरीज अगर आप देखोगे ज्यादा करके हुई है 1920 से लेकर जब आपका पहला वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर चला 1914 से 1919 तक, दूसरा वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 45 तक। इस दौरान आपके 1920 से लेकर 1940 तक आप देखोगे एटम्स के ऊपर बहुत सारे डिस्कवरीज हुए। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, बोर्स के पोस्टुलेट्स, हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इनफैक्ट हाइसेनबर्ग के ऊपर क्या बोलते हैं, किसी को मारने के लिए सुपारी देते हैं ना, हाइसेनबर्ग को मारने के लिए सुपारी दी गई थी वैसा, स्पाइस को, इसको मारो, ये जर्मनी का इंसान है और अगर ये जिंदा रहा तो ये एटम बॉम्ब की थियरी क्रैक कर देगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बना डालेगा, तो इसको कैसे भी मारो। आपके नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज मूवी अवेलेबल है जिसमें दे लॉन्च्ड अ प्लॉट टू किल हाइसेनबर्ग, अमेरिका लॉन्च्ड अ प्लॉट टू किल हाइसेनबर्ग। द प्लॉट फेल्ड, but there was a plot definitely to kill Heisenberg. Heisenberg was a German scientist जिन्होंने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे आप देखो सब के सब भाई साहब उस दौरान आए हैं, ठीक है। तो जब तक प्रेशर में नहीं आओगे पढ़ाई नहीं करोगे। उनके ऊपर भाई साहब अपना जीवन मरण का प्रेशर था, तुम्हारे ऊपर बोर्ड और ये सब।
प्रेशर से ही पढ़ाई चलती है, ये बात सत्य है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे सारे डिस्कवरीज उस टाइम पे हुए एटम्स के, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब जे थॉमसन, ये भी भाई साहब देखो उस टाइम के साइंटिस्ट थे, हालांकि इनका जो आया था दैट वाज ड्यूरिंग दोस टाइम्स ओनली। तो जे थॉमसन ने क्या बोला भाई साहब, एक सॉलिड स्फीयर है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि डाल्टन ने भाई साहब जो एटम की थ्योरी दी थी वो लगभग 100 साल तक मानी गई, उसको किसी ने चैलेंज किया ही नहीं, वो पड़ा रहा और लोग उसी को मानते थे कि भाई साहब सारी चीजें एटम से बनी है, परमाणु से बनी है, बस खत्म हो गई बात। किसी ने चार्ज के बारे में, चार्जेस कैसे एम्बेडेड हैं उसके बारे में सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं और डिस्कस भी नहीं किया। ये जब वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो क्रिएट हो रहा था तब धनाधन भाई साहब डिस्कवरीज होने लगी। तब भाई साहब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटम्स डू नॉट रोटेट, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी, आइंस्टाइन की थियरी, ये सारे सब धनाधन आने लगे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्कवरीज उस टाइम पे हुई। 100 साल तक ये भाई साहब पड़ा रहा, किसी ने चैलेंज नहीं किया, सब भाई साहब फुर्सत में थे, खेती बाड़ी कर रहे हैं भाई साहब, आराम से भाई साहब वोडका पी रहे हैं, बस जीवन चल रहा है। जब भाई साहब ऊपर से बॉम्ब गिरने लगे तब भाई साहब कुछ करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो फ्लाइंग जेट से जब बॉम्ब गिरने लगे ऊपर से और जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तब भाई साहब हम आ गए इसमें अकॉर्डिंग टू। और यही सत्य है कि जब तक आपको ना एकदम तवे पे ना रखा जाए तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, यही सत्य है, ठीक है। तो ये हमारी प्राकृतिक चीज है, ठीक है। वॉज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। आपने अक्सर सुना रहेगा कि भाई साहब साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वी आर स्टिल जस्ट यूजिंग 5% ऑफ आवर ब्रेन कैपेसिटी, 95% स्टिल नॉट बीइंग यूज्ड, ऐसा बहुत बार बोलेंगे, क्योंकि आपको चैलेंज नहीं मिल रहा है ना, क्यों आप यूज करेंगे। जब जीवन मरण की समस्या आ जाए तब इस 5% को बढ़ाते हुए आप शायद 10% तक पहुंच जाए। जब आर्थिक संकट आ जाए या आपके नो कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपको लाइफ को सस्टेन करने का आ जाए तभी तो ये बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। क्यों ही बढ़ाएंगे हम। अगर मैं तुमको बोलूं भाई साहब खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े हो जाओ, बोल रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। और अपने एक दीवार को छुओ, दीवार को छुओ। अच्छा, तो क्यों कर रहे हो ऐसा भाई साहब, बाहर भी तो दीवार है, उसको जाकर छू क्यों नहीं रहे। तो हमारा ये क्या है कि हम आलसी हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। कहाँ है भाई साहब, बाहर जाए, यहाँ पे दीवार है, इसको छूना बोला है ना, कोई ना बोला बाहर की दीवार को छूना है, सिंपल, ठीक है। सो व्हाई वुड बी चैलेंज आवरसेल्व्स, द थिंग इज व्हाई वुड बी चैलेंज आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे हम अपने आप को चैलेंज तभी करते हैं जब हम बहुत डाइवर्स या एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, ठीक है, और तभी हमारा ब्रेन कैपेसिटी बढ़ता है, अदरवाइज वी वुड लाइक द वे इट इज, ठीक है। ओके, सो यही चीज उस टाइम पे हुई भाई साहब। जे थॉमसन, solid sphere of positively charged material and the negatively charged particles, the electrons were embedded in it। इन्होंने बोला कि बस इन्होंने भी थियोरेटिकली दिया, इनको ये मालूम चल चुका था कि चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस किस तरह से अरेंज्ड हैं ही वाज नॉट अवेयर ऑफ, and neither did he perform any experiment regarding it। So he said कि भाई साहब ये charges हैं, ठीक है, like seeds of watermelon। The atomic model is compared to a watermelon, where he considered the red part of the watermelon as positively charged and watermelon seeds as negatively charged particles embedded in it। ये negatively charged particles हैं, ठीक है। Okay, Thomson's atomic model failed to explain the stability of atom। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्यों भाई साहब, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर एक साथ रहेंगे तो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, दे विल डाई आउट, बोथ विल बिकम जीरो, ठीक है। सो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इससे भाई साहब एटम की स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, कैसे पॉजिटिव चार्ज भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। तो तुम बोल रहे हो भाई साहब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज भाई साहब इसको होल्ड कर रहा है, नो दैट इज नॉट द वे इट शुड बी होल्डिंग, और दैट इज नॉट द वे दैट इट कैन होल्ड। तो ये आपके फेलियर्स हैं, फेलियर्स। और इन सब साइंटिस्ट को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये फेलियर्स जो थे वही दूसरे साइंटिस्ट के लिए स्टेपिंग स्टोन थे, दूसरे साइंटिस्ट ने वहीं पे काम किया। डाल्टन ने बोला भाई साहब चार्जेस वजह कुछ नहीं, न्यूट्रल बॉडी। तो थॉमसन ने देखा भाई साहब चार्जेस तो दिख रहे हैं, देयर हैज टू बी चार्ज, तो उन्होंने थॉमसन ने चार्जेस को बोल दिया। अभी भाई साहब बोर आते हैं, ये रदरफोर्ड आते हैं, बोल सकते चार्जेस ऐसे कैसे हो सकता है, प्लस और माइनस अगर एक साथ होंगे तो जीरो हो जाएंगे। तब उन्होंने भाई साहब अपनी थियरी दी कि भाई साहब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन जो है तो घूम रहे हैं बाहर, ठीक है, तो इसलिए से दोनों सेपरेटेड है एंड हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज पॉसिबल। फिर भाई साहब प्लैंक आकर बोलते हैं कि अगर कोई एटम में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा और अगर घूम रहा होगा तो उसकी कांस्टेंट एनर्जी लॉस होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम ही नहीं सकता। अगर वो घूम रहा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस होकर स्पाइरल होकर वो भाई साहब न्यूक्लियस में गिरेगी। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर की थियरी आई भाई साहब।
बोर ये बोलने लगे कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऐसे पाथ में घूम रहे हैं जहां पे घूमने से उनका एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दीज आर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। चलो भाई सब मान लिया। फिर हमारा स्पेक्ट्रम आया, स्पेक्ट्रम में हमने हाइड्रोजन का देखा तो चलो ठीक है, लेकिन बाकी सारे का भाई साहब हमको स्पेक्ट्रल लाइंस पे डिफरेंसेस मिलने लगी। तो इसका मतलब फिर आपका हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स नेगेटिव चार्जेस इन एन एटम। कैसे एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करके रखता है एटम, ठीक है। और तीसरा, फेल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो आपका अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग कैसे होता है, दैट वाज फेल्ड, ठीक है। ये आपका भाई साहब स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये देखो स्कैटरिंग मतलब चितर बितर होना, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब, तो अगर हम डाल्टन की थियरी के हिसाब से चले, सॉरी अपना थॉमसन की थियरी के हिसाब से चले, डाल्टन के बाद है थॉमसन। थॉमसन बोल रहे हैं भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मस्त में ऐसे बैठे हुए हैं एक पॉजिटिव चार्ज के एनवायरनमेंट में। अगर ऐसा है, और अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली होते क्या है, हीलियम को अगर आपने नंगा पुंगा कर दिया तो वो बन जाएगा भाई साहब क्या, अल्फा पार्टिकल। नंगा पुंगा करने का मतलब क्या है, इसके दो इलेक्ट्रॉन्स को भगा दो, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स को भगा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, He2+, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको भगा दिया भाई साहब तो He2+ बन गया ये, ठीक है। ये जो He2+ बन गया यही आपका अल्फा पार्टिकल है। मतलब इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ही नहीं, ये पूरा का पूरा भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो हीलियम आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। इट कैरीज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट डजंट कैरी एनी नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमने हीलियम पार्टिकल्स को इसमें से बॉम्बार्ड कराया तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए भाई साहब, आपके पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो चले जाएंगे ये, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, ये डिटेक्टर है लेट्स से, और हीलियम पार्टिकल्स हैं ये, दीज आर बेसिकली हीलियम पार्टिकल्स, दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर इसको आप एटम के अंदर से डाल रहे हैं तो डिटेक्टर में उस तरफ कुछ भी मतलब स्टेट आपका दिखेगा भाई साहब, हिट कर रहा है वो, ठीक है। ओके, लेकिन आपको कैसा दिख रहा है, टेयाओं ऐसे भाई साहब, कुछ कुछ ऐसे डेविएट हो रहे हैं, कुछ कुछ स्कैटर हो रहे हैं, कुछ कुछ भाई साहब पीछे जा रहे हैं, और बहुत थोड़े से तो भाई साहब पूरा पीछे जा रहे हैं, 180 डिग्री पीछे जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा फिनोमिना देखने को मिला। तब रदरफोर्ड को भाई साहब लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दया को बुलाया, ठीक है। ओके, सो दया को बुलाया तो दया आए भाई साहब। तो थॉमसन का मॉडल क्या बोलता है भाई साहब, थॉमसन का मॉडल, जे थॉमसन गेव द फर्स्ट आइडिया रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। So he was the first person to give the idea regarding the structure of the atom because he was the first person to talk about charges, positive and negative. ठीक है, okay. So according to his model, an atom is a solid sphere with entire positive charge, and its mass is uniformly distributed, and in which negative charges, that is electrons, are embedded like seeds in a watermelon. Watermelon बोल सकते हैं या plum pudding model। अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा हो तो बोलो इंग्लिश में आदित्य भोसले, ठीक है, ऐसा लिख देना। यहाँ बातें पुडिंग बने मालूम नहीं, मुझे को आज तक नहीं मालूम पुडिंग क्या होती है, ये पढ़ता आया हूँ भाई साहब, तो हम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। देसी आदमी हो भाई साहब, खीर नसीब हो जाए वही बड़ी बात है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब प्लम पुडिंग मॉडल है, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज मैटर है, ठीक है। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड है, ना आपका पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है और ना ही आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकता है, ये नहीं होगा। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। एग्जिस्टेंस ऑफ एटम लाइक दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये पहले हम इसको एक्सेप्ट करें उसके पहले ही खारिज कर देंगे, लेकिन थॉमसन को माने बिना उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हम बिना थॉमसन को माने हुए नहीं जा सकते थे, क्योंकि थॉमसन बोल रहा है कैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ चार्जेस। तुम बोल रहे हो एटम न्यूट्रल है, कहां से ये कौन भूतीला चार्जेस कहां से निकल रहा है, तुम्हारे एटम से तो निकल रहा है ना। हाँ, he was not able to give a valid explanation of how these charges are organized within the atom, but at the same time we cannot ignore these charges. Atom definitely is neutral. किसी भी चीज को छूने से आपको शॉक नहीं लग रहा है until unless उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, एटम्स न्यूट्रल है, लेकिन चार्जेस तो एटम से ही फ्लो हो रहे हैं, तो मतलब चार्जेस का एग्जिस्टेंस तो है। However, this is not the arrangement that could be possible. लेकिन उस टाइम पे हमने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे पास कोई थियरी नहीं थी। लेकिन जब भाई साहब यहाँ पे दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्लम पुडिंग मॉडल और आदित्य भोसले मॉडल, ठीक है। सो जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब, इन्होंने क्या किया भाई साहब, एक कैथोड रे ट्यूब बनाया, ठीक है। तो इन्होंने खुद ही बनाया, तो ये कैथोड रे ट्यूब था। यहाँ पे भाई साहब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव प्लेट मान लो, ये नेगेटिव प्लेट मान लो।
इन्होंने भाई साहब जो कैथोड रेस को एग्जर्ट किया, इन्होंने देखा कि इधर जाकर मतलब डेविएशन हो रहा है। डेविएशन होने का मतलब देखो, समझ लो, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, लेट्स से, अरे भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ऐसे है भाई साहब, इनको छू नहीं दिया आपने, ऐसा आपने इसको भाई साहब एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये आपका बैटरी है, ये लेट्स से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके ओके ओके। कैथोड रेस, ट्यूब से कैथोड रेस निकल रहे हैं, इनका इस तरफ जाना मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब ये क्या है, आपका नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस भाई साहब उस तरफ जा रहे हैं, मतलब इसमें चार्ज तो है, ठीक है, इसमें चार्ज तो है। सो ये कैथोड रेस भाई साहब उस तरफ जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली द कैथोड, ये आपका हो गया कैथोड, ठीक है। और ये आपका हाई वोल्टेज है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली हाई वोल्टेज। गैस डिस्चार्ज प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भाई साहब गैस डिस्चार्ज से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये होगा एनोड विद स्लिट, यहाँ पे एनोड है देखो, ठीक है, यहाँ पे स्लिट्स हैं, ऐसे छोटे छोटे होल्स हैं, तो इसमें से जा रहा है भाई साहब आपका एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट। ये आपका भाई साहब एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, जिसको आपने चार्जर से कनेक्ट किया हुआ है। वाई डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एक्स और वाई को आपने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, ठीक है। सो इवैक्यूएटेड ट्यूब है भाई साहब, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, जैसे ये आपका हो गया जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये सब जब तमाम हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे किसी हाई प्रेशर गैस को आपने रखा हुआ है। कैथोड रे ट्यूब इतना ही है, इसमें अपने हाई प्रेशर गैस को रखा हुआ है, उसके प्रेशर को भाई साहब और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो कैथोड रे निकलता है। लेट्स नॉट गो इनटू इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन 11th स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यू आर सीइंग कैथोड रेज आर गेटिंग डिस्चार्ज। तो कैथोड रेज मतलब नेगेटिव रेज है, लेकिन उस टाइम पे हमको मालूम नहीं था कि नेगेटिव रेज है। ये जो कैथोड रेज है, हमने यहाँ पे एनोड प्लेट रखा हुआ है और एनोड में ऐसे होल्स रख दिए। वो अपने स्केल देखा जिसमें ऐसे वैसे होल्स होते हैं, तो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं भाई साहब, डिजाइन वगैरह बनाते हैं, तो वैसा ही एक एनोड प्लेट रखा हुआ है यहाँ पे जिसमें होल्स हैं। तो कैथोड रे से नेगेटिव प्लेट निकालें, ये भाई साहब इन होल्स से आगे जा रहे हैं, दे आर बेसिकली मूविंग अहेड। और जब ये जा रहे हैं आगे और हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड से जाने दिया, तो हमने देखा कि इनका डेविएशन किस तरफ हो रहा है, इनका डेविएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रहा है, दे आर गेटिंग डेविएटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो डेफिनेटली यहाँ पे भाई साहब इनका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव है, इसलिए तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। बहुत हाई वेलोसिटी है, इसके लिए ये इसके साथ चिपक नहीं रहे हैं, बहुत जुप से जा रही है, ठीक है, इसीलिए वैसे भी चिपक नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा इनका टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, दे आर बेसिकली गोइंग अ लिटिल ऑकवर्ड लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ये बहुत जोर से जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका भाई साहब आदित्य बोल से जा रहा है बहुत जोर से, ठीक है, ही इज ऑन अ बाइक, और देखा है हमने इनको कैसे मार्केट में भी जाप जुब बरसात में भी चला रहे हैं बहुत जोर से। खैर, तो ये आदित्य बोल से जा रहे हैं भाई साहब, इनकी गर्लफ्रेंड सामने से आ रही है, ठीक है, तो मतलब इतने जोर से हैं कि रोक नहीं सकते, और गर्लफ्रेंड मम्मी पापा के साथ है तो और नहीं रोक सकते, लेकिन थोड़ा तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दैट इज व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, कैथोड रेज हैं, इतना सीरियसली मत ले रही, मजाक कर रहा हूँ, बच्चा समझा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ साउथ प्लेट हो गया भाई साहब ये, ठीक है, ये हो गया ऐसे, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये क्या हो गया, कैथोड रेज। सो दीज आर बेसिकली कैथोड रेज, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ कैथोड रेज, ये आपका भाई साहब डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ कैथोड रेज है, ठीक है। दिस विल बी अ डिफ्लेक्शन, ये हो गया आपका लाइट, ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन्स मेथड, a narrow beam of cathode rays coming out of a small hole in the anode move towards a distant fluorescent screen and produces a bright spot। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे ये नैरो बीम ऑफ कैथोड रेज है, डिस्टेंट फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे भाई साहब ये एक फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, चमक, जैसे तारा जब चमकता है तो वैसा एक, मतलब वो जो फुलझड़ी होती है जब उसमें आप आग लगाते हैं तो जैसे चर 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 करता है, वैसा यहाँ पे भी स्पॉट्स है, ठीक है, स्किंटिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, ओके। सो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, अ नैरो बीम ऑफ कैथोड रेज coming out of a small hole in the anode moves towards a distant fluorescent screen and produces a bright spot. The cathode ray beam is made to pass through a region where there are electric and magnetic fields perpendicular to it. तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आपको दिखेगा कि भाई साहब ये जो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन है, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, always towards the positive direction, perpendicular to the cathode, okay. If the electric and magnetic fields are chosen so that the cathode ray beam remains undeflected, then तो भाई साहब यहाँ पे अगर हमने ऐसे चूज किया है कि कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो डिफ्लेक्शन होगा ही, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेट्स से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। अभी हमने इसको भाई साहब ऐसे अरेंजमेंट किया कि कोई डिफ्लेक्शन ही ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है
कैथोड रे पार्टिकल पे दैट विल बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन इट। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इधर, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इधर। अभी आपने इसको ऐसे अरेंज कर दिया कि भाई साहब ये स्ट्रेट जा रहा है, neither it is getting deflected towards the electric field nor it is getting deflected towards the magnetic field, which means what, that the deflection that was being produced by the electric field is equal to the deflection that is being produced by the magnetic field, which means that the force that was acting due to the electric field now becomes equal to the force that was acting due to the magnetic field. Okay? So if the electric and magnetic fields are chosen so that the cathode ray beam remains undeflected, then BeV is equal to EE। समझ में आ रहा है? ये हो गया भाई साहब आपका, देखो आपने पढ़ा हुआ है फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, या अपन E को क्या लिख सकते हैं, F by Q, where E is the electric field। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड E इंटू V। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड E इंटू V। तो ये दोनों को अगर हमने बराबर कर दिया तो हमारा भाई साहब V यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू E बाई P। मैग्नेटिक फोर्स ये आपका V मतलब वोल्टेज नहीं है, हाँ वेलोसिटी है। ठीक है, बीवी साइन थीटा होता है, देखो बीवी साइन थीटा, तो ये आपका बीईवी हो गया। ये दोनों ई कैंसिल हो गए, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दैट इज alpha particle which is moving in between the electric and magnetic fields which have been applied will be equal to E by B। Are we clear and absolutely clear through this? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। where V is the velocity and E is the charge of the cathode ray particle। तो V आपका क्या हो गया, velocity, और E हो गया charge of the cathode ray particle। ठीक है, V is the induction of the magnetic field and E is the electric field। induction बोलो या magnetic field strength बोलो या magnetic intensity बोलो, all are the same। ये आपका भाई साहब magnetic field हो गया। ठीक है, so V will be equal to E by B। if V is the potential difference between the cathode and the anode through which the cathode ray particles each of mass m are accelerated, then the work energy। तो आपका भाई साहब यहाँ पे EV की वैल्यू आपको मालूम है, ये क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया भाई साहब। EV आपका क्या, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी ड्यू टू द वोल्टेज दैट हैज बीन अप्लाइड। और इसके वजह से भाई साहब एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, कैथोड रे का भाई साहब चार्ज है E लेट से, और ये यहां से यहां जा रहा है भाई साहब, तो यहाँ पे आपका एक वोल्टेज डिफरेंस है, देयर इज अ वोल्टेज डिफरेंस। So what will be the energy of the cathode ray particle? It will be E into V। ठीक है, it will be E into V। This will be equal to half mv का square। Combining the two equations, तो आप भाई साहब यहाँ पे देख लो, E है, ये वोल्टेज है V वाला वोल्टेज, this is equal to half mv square। थोड़ा बहुत आप इसके साथ कनेक्ट हो पा रहे होंगे क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में आइंस्टाइन की थ्योरी में आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। ठीक है, ओके, जो आपने पढ़ा था कल की भाई साहब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट। ठीक है, ओके, K इज इक्वल टू EV नॉट पढ़ा था आपने, तो ये आपके इसके हिसाब से ये हो गया। ठीक है, और इसके पहले आपने क्या पढ़ा भाई साहब, V जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू E बाई B। ये वेलोसिटी आपका E बाई B है, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे E की जगह पे E लिखा, और ये बड़ा वाला वोल्टेज का V है, दिस इज इक्वल टू हाफ m। V स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, E स्क्वायर बाई V का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे E है और ये m है, चार्ज इज टू मास रेशियो, इसको इधर लाना है तो E लाइए और ये m लाइए इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ E स्क्वायर बाई V स्क्वायर V। E की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई साहब, E इज बेसिकली व्हाट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और V हो गया आपका बेसिकली वोल्टेज, और आपका B हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड द ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी बेंट इनटू एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने भाई साहब स्विच ऑफ कर दिया, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ एंड ओनली द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने स्विच ऑफ कर दिया और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, द इलेक्ट्रॉन विल बी बेंट इनटू एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये भाई साहब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक ऐसा ऐसा आर्क ऑफ अ सर्कल, कोई भी किसी को भी स्विच ऑफ करेंगे तो भाई साहब वो बेंट होगा। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया तो इस तरफ बेंट होगा, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया तो इसका इस तरफ बेंट होगा, और इस बेंडिंग का भाई साहब रेडियस हो जाएगा r। आर वी क्लियर ऑन थ्रू दिस वन पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सही आ रहे हैं आप। तो आप यहाँ पे भाई साहब समझो, इस चीज को समझो, क्या समझना है आपको अभी भाई साहब, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो बेंडिंग होगी
देखो आपका जो फोर्स होता है वो आपकी बेंडिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ पे देखो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, समझ में आ रहा है? कैथोड रे जा रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। आपने अभी ये तो इक्वेशन आ गया आपका, चार्ज बाई मास रेशियो अगर आपको निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू ई टू वी बाई बी का स्क्वायर। ये तो क्या आपका चार्ज टू मास रेशियो। अभी अगर आपने भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया, मतलब आपने वोल्टेज सप्लाई को ही बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो। तो अभी क्या होगा भाई साहब, वो ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव आएगा इसके ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भाई साहब उसका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑलमोस्ट सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन जब होता है तो सर्कुलर मोशन जब होता है तो फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना, where v is the velocity and r is the radius of the circular motion. This will be equal to what, magnetic field का force। और magnetic field का force क्या हो जाएगा भाई साहब, what will be the magnetic field का force, तो वही हम इक्वेट कर रहे हैं। देखो mv square is equal to bev, pv sin थीटा होता है, देखो याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब bev हो गया ये, ठीक है, चार्ज पार्टिकल है आपका। ये जो है वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। चलिए ये जो फोर्स होता है, देखो कंफ्यूज मत हो, ये होता है आपका क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, और बी है आपका मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये देखो क्यू है, वेलोसिटी है भाई साहब ये, ठीक है, लेट्स से आपका भाई साहब ये हो गया ई, वी भाई साहब क्या हो जाएगा, टी, है ना, वी भाई साहब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और साइन थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, क्या है यहाँ पे देखो बी ई वी साइन थीटा। अभी साइन थीटा मतलब क्यों 90 ले रहे हैं हम, क्योंकि आपका जो वेलोसिटी है वो ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो थीटा है वो कितना हो गया 90। तो इस वजह से ये वाला कितना हो गया भाई साहब 90। अभी आप डाल दो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है तो ई, कैथोड रेज भाई साहब इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, ठीक है, तो हो गया ई, और ये हो गया भाई साहब वी दैट इज वेलोसिटी, और ये हो गया आपका बी। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है, where q is the charge, v is the velocity, b is the magnetic field applied, and between the velocity and magnetic field applied if the angle is theta, that is sin theta। तो यहाँ पे 90 है, और ये आपका mv स्क्वायर बाई आर, तो दोनों भाई साहब इक्वल हो जाएंगे। सर्कुलर मोशन हो रहा है ना ऑलमोस्ट, इसको अगर हमने छोड़ दिया तो ये सर्कुलर मोशन नहीं करेगा ना, तो सर्कुलर मोशन का एक रेडियस होता है। सर्कुलर मोशन मतलब आपने कर्व लिया, तो ये रेडियस कैसे निकालेंगे भाई साहब, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू बीईवी। मेकिंग सेंस पीपलम, नंदिनी, ओके। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज नथिंग बट, बच्चा पार्टी, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स। क्लियरम भाई साहब, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन पीपलम, ओके। सो यहाँ पे हो गया भाई साहब। अभी आप देखो E बाई एम इज इक्वल टू V बाई बी आर, ये भी अभी निकाला, ठीक है। देखो इसको कर लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बाई एम, ये वाला देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये आपका कितना आया था भाई साहब, बी ई वी, है ना। यहाँ पे ये वी और ये वी कट गया भाई साहब, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई, ये ई है और ये एम है, तो ई बाई एम इज इक्वल टू वी बाई बी आर, ठीक है, बी बाई बी आर। क्या ये समझ में आ रहा है, E by m charge to mass ratio is equal to velocity upon magnetic field into radius of the, okay। अभी E by m वहां पे कितना आया था भाई साहब, E by m जो हमने अभी किया, तो इसमें अगर पीछे जाएंगे आप, अरे यार, E by m आपका कितना आया था दिस, ठीक है। तो हम यही E by m यहाँ पे अगर अप्लाई कर देते हैं, E by m is equal to E by r b का स्क्वायर, ठीक है, r b का स्क्वायर हो गया भाई साहब। तो आपका y क्या होता है, y is equal to हाफ a t का स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी भाई साहब जीरो होती है तो y क्या हो जाएगा, हाफ a t का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे जा रहा है ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन, ये वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर होता है भाई साहब। आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a t का स्क्वायर। ये a आप कैसे निकालेंगे भाई साहब, यहाँ पे l बाई बी का स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, a की वैल्यू आ जाएगी e बाई एम, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन 2m, ठीक है, एल स्क्वायर बाई वी का स्क्वायर। टाइम कितना है, देखो टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस एल कवर्ड बाई वेलोसिटी। ये आपका कैथोड रे का ट्यूब है, तो ये हो गया आपका टी, ठीक है, ओके। अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन भाई साहब कितना हो जाएगा, हाफ
ई ई बाई एम, ये कैसे हो जाएगा बोलो, हाउ विल दिस बी, हाफ ई ई बाई, सॉरी हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका ई ई बाई एम, ये कैसे होगा बोलो, हाउ विल दिस बी डन। अरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ काम कर रहा है, इफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग, तो व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फोर्स कितना होता है, क्यू ई। तो अगर भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो अपना ई ई हो जाएगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ये फोर्स है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास, दैट विल बी ई ई बाई एम। ये भाई साहब देखो ई बाई एम, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आपका वाई में डिस्प्लेसमेंट, वाई में डिस्प्लेसमेंट समझ लो, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आपका वाई का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। तो y विल बी इक्वल टू, बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, हाफ ए टी का स्क्वायर, दैट विल बी हाफ ए, मतलब हो गया आपका e e बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, दैट इज एल बाई वी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप e बाई एम को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका y, ठीक है। सो आप भाई साहब कर लो, यहाँ पे y इज इक्वल टू e e l का स्क्वायर बाई टू एम वी का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप भाई साहब e बाई एम को अगर इधर रखते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, e बाई एम विल बी इक्वल टू y v स्क्वायर बाई e l का स्क्वायर, सॉरी टू है ना, टू भी आएगा इधर, टू वाई वी का स्क्वायर अपॉन ई एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा चार्ज टू मास रेशियो। तो अलग अलग जगहों पे आपको चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। कहीं पे आपने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसको इक्वल किया है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्वल किया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव सीन हियर। एल इज द डिस्टेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो एल आपका डिस्टेंस है जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है, ठीक है, जिसके वजह से आपको ये चेंज देखने को मिला है। एल इज द डिस्टेंस टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, मतलब ये देखो, समझ लो ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है जिसको आपने भाई साहब ऐसे कंडक्ट करके रखा है बैटरी से, so this is basically distance L. This is basically distance L. L is the distance through which electric field is applied. ठीक है। Success and failure, it explained successfully the phenomena of thermoionic emission, photoelectric emission and ionization. तो ये सारे चीजों को ये एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। The model failed to explain the scattering of alpha particles. तो ये जो मॉडल था that actually failed to explain the scattering, मतलब ये चितर बितर क्यों हो रहे हैं, that was not fully explained. It could not explain the origin of spectral lines observed in the spectrum of hydrogen. ये रदरफोर्ड के फेलियर्स, these are basically रदरफोर्ड failures, ठीक है। ये स्पेक्ट्रल लाइंस में भाई साहब इनका फेलियर, thus ultimately this model was discarded. तो एक के बाद अगर आप एक देख रहे हो, पहले डाल्टन का मॉडल आया which was discarded, then थॉमसन का मॉडल आया which was discarded, and then finally रदरफोर्ड का मॉडल आया which was also discarded. Are we clear on this one, people? Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much.